साइलेंट करो मोबाइल। गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। देखिए वो कल का कुछ प्रॉब्लम आ गया था ना, दो प्रॉब्लम था कल। एक्चुअली थोड़ा वाईफाई का कनेक्शन का जो था वो हमेशा जानते हैं केबल लाइन से आता है, मौसम कभी ख़राब रह जाती है तो कट जाता है। देखिए अभी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी हट गया है, तो थोड़ा उसका लेके आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट था कि क्यों प्ले स्टोर से इसका एप्लीकेशन हटा दिया गया। आप देखेंगे खान सर ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पे नहीं है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हालांकि हम लोगों ने कोई खास गलती किया नहीं था, एक ही गलती थी कि भाई जब स्टूडेंट्स बढ़े थे ना तो हम लोगों ने उसे इन्फॉर्म नहीं किया था। जैसे हम आपको बोले थे ना कि सर्वर को बढ़ा दिया गया है, तो 2,72,000 का कैपेसिटी का सर्वर लिया गया था, लेकिन गूगल को इन्फॉर्म करना नहीं भूल गया था। अब शायद उस वजह से किया या क्या किया, बट एप्लीकेशन से हटा दिया उसको। अब आप लोग जो है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा जो पहले से इनरोल में है। देखिए हम आपको लास्ट वाला जो टॉपिक बताए थे वो बताए थे आपको हम लाइसोसोम के बारे में। यहाँ ये लास्ट टॉपिक था लाइसोसोम का। लाइसोसोम क्या करता है भाई, तो लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे। ये आंतरिक पाचन का काम करता है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। इसके बारे में हम आपको समझा दिए थे A to Z चीज़ें कि कोशिका के अंदर अगर कोई काम चीज अच्छे से नहीं करता है तो उस पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़कर ये उस कोशिका के अंग को पचा देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोशिका के अंग को ये क्या कर देता है, पचा देता है। लेकिन अगर सारी की सारी अंग खराब हो जाते हैं तो ये खुद को फाड़ लेता है ये लाइसोसोम, और ये लाइसोसोम क्या करता है, उस कोशिका को मार डालता है। तो जब भी कोशिका जो मरती है तो उसके, मान लीजिए कोई कोशिका है, ये सेल है, ये लाइसोसोम, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे चीज़ें हैं सब। तो जब ये सब काम करना छोड़ देते हैं तो लाइसोसोम अपने आप को क्या कर देता है, फाड़ देता है, और ये पूरी की पूरी कोशिका की जान ले लेता है। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी है, इसका रहना ज़रूरी है। क्यों? मान लीजिए हमें कहीं चोट लगा, वहाँ की 10 कोशिकाएँ मर गई, तो उस कोशिकाओं को ख़त्म करने वाला भी कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी कोशिका को ख़त्म करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो लाइसोसोम की ज़रूरत पड़ती है। अगर लाइसोसोम नहीं रहेगा ना तो हमारे कोशिकाओं में सफाई नहीं हो पाएगा। कभी कभी तेज चोट लगने पे लाइसोसोम ही मर जाता है, इसलिए वहाँ काला हो जाता है। तो 1 हफ्ता लगता है कि अगल बगल की कोशिकाएं उस पर आके अपना लाइसोसोम छिड़क के उसे मारती हैं। अब एक बात बताइए, आप अपने मन से सवाल बताइए कि अगर लाइसोसोम नहीं होगा तो क्या वो कोशिका का पाचन हो पाएगा? मतलब उस कोशिका को कोई साफ करके वहाँ हटा पाएगा विदाउट लाइसोसोम के? अगर लाइसोसोम नहीं है तो नहीं हो पाएगा ना। गुड, चलिए बहुत लोग का कमेंट आ रहा है नहीं हो पाएगा, सही है। चलिए नहीं हो पाएगा। अगर लाइसोसोम नहीं है तो उस कोशिका के अंदर सफाई नहीं हो पाएगा, पाचन वगैरह नहीं हो पाएगा। तो अब एक बात बताइए, ऐसी कोई शरीर की कोशिका है जहां लाइसोसोम नहीं होती है? हर जगह लाइसोसोम होता है। त्वचा में लाइसोसोम होता है, आँख की कोशिकाओं में लाइसोसोम होता है। आँख पे अचानक से चोट लग जाएगा तो लाल हो जाता है, धीरे धीरे वो सही हो जाता है।
हड्डियों में लाइसोसोम होता है, मांस में लाइसोसोम होता है, हर जगह लाइसोसोम होता है। एक ऐसा चीज़ है जहाँ लाइसोसोम नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है? तो देखिए एक बात समझिए, अभी जो बायोलॉजी नहीं जानते हैं ना, उनको लगता है कि ब्लड बहुत बड़ा चीज़ है। भाई ब्लड अकेले नहीं है, इस ब्लड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। WBC होता है, प्लेटलेट होता है, एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं सब। इसी में एक होता है आरबीसी। आरबीसी ध्यान से समझिएगा, आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स। ये आरबीसी को लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसी में हीमोग्लोबिन होता है। इत्तेफाक से देखिए ना, तो जो आरबीसी है इसमें आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब एक बात बताइए आप, गलती से अगर किसी का राइबोसोम डिफेक्टेड हो जाएगा, या सॉरी राइबोसोम कह रहे हैं, ये राइबोसोम बोल दिए क्या, लाइसोसोम है। तो ये अगर किसी का ब्लड के अंदर, यानी जो ब्लड का मेन हिस्सा है, ब्लड का 80 मतलब मेन हिस्सा जो होता है ना, वो क्या होता है, आरबीसी ही होता है। तो अगर किसी का आरबीसी खत्म हो गया, और आपको भी पता है आरबीसी की जो ज़िंदगी होती है 120 दिन होती है, आगे पढ़ाएंगे WBC का कितना होता है, 4 दिन होता है, प्लेटलेट का 7 दिन होता है। तो इसकी ज़िंदगी 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाएगा। तो इसके मरे हुए शरीर को हटाएगा कौन? आपको भी पता है कि मरे हुए शरीर को कौन हटाता है, लाइसोसोम हटाता है। अब इसमें तो लाइसोसोम है ही नहीं है, तो इसके शरीर को कौन हटाएगा, तो नहीं हटा पाता है। तो हमारे शरीर में 120 दिन के बाद वो मरे हुए आरबीसी लगते हैं सब घूमने, जो बहुत ही दिक्कत का काम है। तो कोई ना कोई तो एक चाहिए जो उस हमारे शरीर से जो मरे हुए आरबीसी हैं इसको हटाकर फेंकने वाला, कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही काम कौन करता है हमारा, उस वक्त तो लाइसोसोम काम करता है, लेकिन आरबीसी में तो लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब जब लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा वहाँ पर, तो उस स्थिति में जो एस्प्लीन होती है, एस्प्लीन जो साइड में होती है, जिसे हम लोग प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, तो एस्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली जिसे हम लोग कहते हैं, वो हमारे आरबीसी को क्या करती है, ख़त्म कर देती है। मतलब मरे हुए आरबीसी को ख़त्म कर देती है। तो कहेगा कि मरी हुई कोशिकाओं को साफ कौन करता है, तो लाइसोसोम। लेकिन मरी हुई आरबीसी को साफ कौन करता है, तब आप हो जाएगा एस्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली कहिए। ये बाईं ओर होता है हमारे यहाँ पे, देखिए दाहिनी ओर जिधर लीवर होता है ना, बाईं ओर हमारे क्या होता है, एस्प्लीन होता है। एस्प्लीन को हम लोग हिंदी में 2 नाम देते हैं, एक प्लीहा बोलते हैं, एक तिल्ली बोलते हैं। ऐसे तो इंग्लिश में एस्प्लीन होता है, और इसे शॉर्टकट में प्लीहा कहा जाता है, या तिल्ली, प्लीहा या तिल्ली। देखिए अब यहाँ तिल्ली से 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा। प्लीहा या जो तिल्ली होता है उसमें 2 क्वेश्चन अक्सर पूछता है। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ जाके स्टोर रहता है, तो उसे क्या कहेंगे, ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंक क्या है, तो लड़का गलती से मार देता है, पता हार्ट मार देता है। क्या आप लोग का क्या क्या जवाब है भाई इधर से? चलिए बहु ध्यान से समझिए, अब आपका आंसर क्या होना चाहिए इसमें। तो आप बहुत सारा लड़का, इवन हम आपको बता रहे हैं ना, हम जब मैट्रिक में पढ़ते थे 10th क्लास में, तो उसमें तो सबको बायोलॉजी, साइंस लीजिएगा तो बायोलॉजी आएगा ही आएगा। तो उसमें क्वेश्चन पूछा था ब्लड बैंक ऑफ आवर बॉडी, तो हम मार दिए थे हार्ट। अरे भाई गलत मार दिए थे हम। क्यों, हार्ट में ब्लड नहीं जमा हो सकता है, क्योंकि हार्ट का काम क्या है, रिसीव करके पंप कर देना। वो रिसीव कर लेगा, जमा कर लेगा, तो फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट जमा नहीं कर सकता है, जमा कौन करता है, एस्पिलिन करता है। और ये ससुरा जमा क्यों करता है, वो जमा करके उसमें एक्चुअल में खोजता है। खोजता क्या चीज़ है कि भाई कौन कौन इसमें मर गया है, मरे हुए किसको खोजता है, आरबीसी को खोजता है। वैसा आरबीसी जो मर गया है उसको कौन खोजेगा, एस्पिलिन खोजेगा। क्योंकि एस्पिलिन को पता है कि जो आरबीसी वर्क कर रहा है, ये आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं है। अब जब लाइसोसोम नहीं है तो उसको हटाएगा कौन, तो एस्पिलिन हटा लेता है। इसीलिए एस्पिलिन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, कि मरने के बाद आरबीसी कहाँ चली जाती है, एस्पिलिन के अंदर चली जाती है, और इसे ब्लड बैंक कहा जाता है। अब मलेरिया का जो मछड़वा होता है सुनो ससुरा, ब्लड बैंक पर हमला कर देता है सर। तो मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका एस्पिलिन प्रभावित होता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, एस्पिलिन। अब आप बताइए जरा, कंसेप्ट से जरा सोच के बताइए, अगर भगवान आरबीसी के अंदर लाइसोसोम दिया होता, मतलब ये वाला लाइसोसोम, तो हमको ये पढ़ाने की जरूरत पड़ती क्या कि आरबीसी का कब्र हम लोग किसे कहते हैं, एस्पिलिन को कहते हैं। नहीं कहना पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाओ। चलिए तब इसके आगे आएगा आपका, ये तो लाइसोसोम हो गया, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। अगला ब्लड बैंक किसे कहते हैं, एस्पिलिन को कहते हैं। ब्लड बैंक एस्पिलिन को।
एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि सर मरने के बाद कहाँ जाता है। तो एक बात बताइए, मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो आप जिसकी, जैसे हिंदू लोग मरते हैं तो अस्थि अंतिम संस्कार करके जला दिया जाता है। कहाँ गए? वो तो खत्म हो गए कम्बसन करके, है कि नहीं? बाकी इतनी से एक कटोरा राखी बचेगा, रख लीजिए, गंगा में बहा दीजिए परंपराओं के हिसाब से। और अगर बिजली से जलाइएगा तो तनियों सा नहीं बचता है उसमें। अब मुस्लिम लोग में अगर मरते हैं लोग तो दफना दिया जाता है। अब 6 महीना बाद वो कहाँ होता है? डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज का मतलब सड़ गल के खत्म हो जाना, और फिर शरीर से बाहर चला जाता है डिकम्पोज होके। तो ऐसा नहीं कि वहीं रहता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लाइसोसोम की। जैसे देखिएगा कभी कभी किसी के घर में बीमारी वगैरह से गाय मर जाती है बेचारी, तो अब क्या करता है आदमी बेचारी का? पूरा कोशिश करता है बचाने के लिए। अब गाय भैंस जानवर बकरी, कभी कभी किसी के पालतू जानवर मर जाते हैं तो उन्हें खेत में ले जाके गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाता है। लेकिन फिर सोचा जाता है कि जल्दी गलेगा नहीं, इसमें लाइसोसोम डाल देते हैं। तो लाइसोसोम का काम करता है नमक, 2 बोरा नमक डाल दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2 बोरा नमक डाल देंगे तो जल्दी गल जाएगा। तो मरने के बाद उसको गला दिया जाता है। अब आप कहेंगे गला देगा तो खाली जगह हो जाएगा, तो बबुआ सही बात बोल रहा है। खाली जगह की भरने के लिए होता है कौन सा? जो कोशिका विभाजन करता है, सेंट्रोसोम। तो जो खाली जगह हो गया ना उसे भर देगा आपका सेंट्रोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आगे देखिए, अब कोशिका में 2 तरह से होता है। एक कोशिका के अंदर 2 तरह का लिक्विड पाया जाता है। लिक्विड को हम लोग द्रव बोलते हैं। लिक्विड को क्या कहते हैं? द्रव। किसी भी सेल के अंदर 2 टाइप के लिक्विड पाए जाते हैं। इस देखिए, पहले आप ध्यान से देखिए, ये तो बाहर वाली परत है, कोशिका झिल्ली है, ये तो सब में पाई जाएगी। अब अगर हम इसमें एक और चीज बना देते हैं, मान लीजिए कोशिका भित्ति, तो ये तो किसकी कोशिका हो जाएगी? ये कोशिका हो जाएगी पेड़ पौधों की। आदमी वाला, मानव वाले में तो केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब एक जरा आप कल्पना करके सोचिए, ये न्यूक्लियस है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मान लीजिए, ये अलग अलग कोशिका के अंग हैं सब, बहुत ज़्यादा इसमें अंग होते हैं सब। जरा आप सोचिए कि आप किसी बैग को टांग कर घूमिए, उस बैग में लोटा रख लीजिए, थरिया रख लीजिए, गिलास चम्मच, और दौड़िए ऐसे। अगर दौड़ेंगे ना तो ढन 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 करेगा। तो हमारी शरीर की कोशिका भी है ना, ऊपर नीचे ढन 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 आपस में लड़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया लड़ जाएगा लाइसोसोम से, लाइसोसोम लड़ जाएगा केंद्रक से। अब बाई दी वे लड़ उड़ के लाइसोसोमवा से लड़ गए, लाइसोसोम से जहाँ लड़ेंगे तो लाइसोसोम तो पगला है, फट गया तो सबकी जान ले लेगा। तो भगवान कहा कि ससुराई लड़ जाएगा सब, तो दिक्कत हो जाएगा। अब लड़ने से बचने के लिए उसमें क्या किया गया ना, एक लिक्विड भर दिया गया ताकि कोई चीज़ लड़े नहीं। जब आप सामान खरीद के लाइएगा ना, बर्तन वर्तन गिलास खरीद के लाइएगा तो उसमें कागज़ ठूस देता है। कोई भी चीज़ फ्लिपकार्ट से आप या ऑनलाइन ऑर्डर करिएगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ क्या कर देता है, ठूस देता है, ताकि वो आपस में लड़ाई ना करे सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लड़ाई ना करे सब आपस में। तो इसीलिए इसके बीच में कोशिका के अंदर एक लिक्विड भर दिया गया। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्म क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। आपको तो वैसे भी पता है कि साइटो मतलब होता है कोशिका, और प्लाज्म मतलब लिक्विड, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? इस कोशिका के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब इस कोशिका में सबसे बड़ा का ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोजोम पाया जाता है। आपको पता है कि मानव में कितने क्रोमोजोम होते हैं? 46 या 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं। हिंदी वाले इसे गुणसूत्र कहते हैं। जरा आप अपने मन से सोच के देखिए कि ये पूरी कोशिका के अंदर ये जो अंग थे ये आपस में नहीं टकराएं, इसी से बचने के लिए इसमें एक लिक्विड भर दिया गया। उस लिक्विड को कहा गया साइटोप्लाज्म। समझ रहे हैं? अब जरा सोचिए, ये हमारा केंद्रक है न्यूक्लियस, इसके अंदर कितने मात्रा में आपके क्रोमोसोम है? 46 है। तो ये भी तो आपस में लड़ जाएंगे, अगर ढील 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 हिल डुल होगा तो आपस में लड़ जाएंगे कि नहीं लड़ जाएंगे? तो ये भी 46 आपस में लड़ जाएंगे। तो इसके अंदर भी तो लिक्विड रखना चाहिए। तो उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कितना सिंपल याद रखना, न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका में है तो साइटोप्लाज्म। हिंदी वालों के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव, केंद्रक को सूखने से बचाता है केंद्रिका द्रव, और कोशिका को सूखने से बचाता है कौन बचाता है भाई? अरे कोशिका को कौन बचाता है बताइए कमेंट करके फटाफट। कोशिका को सूखने से कौन बचाता है? साइटोप्लाज्म। गुड, कोशिका को सूखने से बचाता है साइटोप्लाज्म। कल क्लास नहीं हुई थी बाबू,
कल जो लोग कमेंट कर रहे हैं सर कल का क्लास, कल क्लास ही नहीं हो पाई थी, उसकी वीडियो ही नहीं होगी आपके पास, कल क्लास नहीं हो पाया था। कल पॉलिटी का क्लास भी शायद नहीं हुआ था, पॉलिटी भी नहीं हुआ था। प्रॉब्लम थी ना यहाँ पे पहले बारिश आप देख रहे हैं कितना भयानक है, भगवान का मैनेजमेंट बिगड़ गया। चलिए गुड। हाँ अब आप लोग जो कह रहे थे 2-3 चीज़ें ध्यान से समझिए, अब आगे समझाते हैं ये इस चीज़ को। देखिए आप सुने होंगे कि जल ही जीवन है। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड, अगर इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, बाहर जो लिक्विड है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिला देंगे, मतलब इस साइटोप्लाज्म को मिला देंगे और इस न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला देंगे, तो उस दोनों को मिला देने पे बनता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में इसे कहते हैं जीव द्रव्य। कौन सा द्रव्य, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहेंगे, जीव द्रव्य। अगर अब आपसे सिंपल सा पूछते हैं, जीव द्रव्य क्या है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इज ए लिक्विड। क्या है भाई, लिक्विड ही तो है, वो एक लिक्विड है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर, केंद्रिका के अंदर। ये लिक्विड में आपका 80% से ज़्यादा मात्रा में वाटर पाया जाता है, पानी। और अगर इसमें 10% पानी कम हो गया, सॉरी 1% की पानी की कमी हो जाए, 1% की पानी की कमी हो जाए तो आपको प्यास लगने लगता है। पूरी कोशिकाओं में, हमारे शरीर के हर जगह कोशिका है, अगर उसमें से 1% भी पानी की अगर क्या हो गई, कमी हो गई, तो हमें प्यास लगने लगता है। और 10% पानी की अगर कमी हो गई तो हम लोग मर जाते हैं। सोचिए ये जितना लिक्विड है ना, ये तो एक जगह है नहीं, हमारी पूरी कोशिकाओं में 1% प्यास लगने लगा तो 1% कमी हो गई तो प्यास लगेगा, और 10% कमी हो गई तो इंसान की मौत हो जाती है। तो लोग कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, वो प्यास बुझाने के लिए नहीं कहते हैं, कहते 10% कम हो जाएगा ना, बेचारा सीधे सीधे टपक जाएगा यहाँ पे, उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कोशिका के ये वाले अंग में। अब ये यहां तक में कुछ क्वेश्चन आपको ज्यादातर पूछते हैं, अब रिवाइज करिए यहां तक पहले, फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं फटाफट। चलिए बाबू मेरे क्वेश्चन यहाँ लाइए, चलिए क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव में सबसे छोटी कोशिका। ध्यान से पढ़िएगा, मानव में सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। गुड। स्पर्म। गुड 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 गुड, सब लोग भाई बहुत अच्छा। सूरज प्रताप जी, संजीत चौरसिया, विवेक कुमार, लौह कुश, अरे बाप रे तो एकदम अवतारे ले लिए हैं चलिए बढ़िया है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी, फटाफट, अब टाइम नहीं देंगे हम। मानव में सबसे बड़ी, अब आप जो बोलना है बोलिए, हम नहीं बोलेंगे आपको। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका, चलिए ओवरऑल में शुतुरमुर्ग का अंडा, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑस्ट्रिच एग। ओवरऑल में सबसे छोटा तो यहाँ गलती से लिख दिया है माइकोप्लाज्मा, ओवरऑल में सबसे छोटी हो जाती है। बताइए सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट, देखिए एक होता है लार्जेस्ट मतलब बड़ी, लॉन्गेस्ट कहाँ होता है, न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका, इसमें तो विभाजन भी नहीं होता है। समझ में आने की, सबसे तेजी से विभाजन, कुछ ना मरबे करेंगे कुछ ना कुछ। चलिए बताइए तो कोशिका झिल्ली केवल जानवरों में पाया जाता है या पेड़ पौधे दोनों, जानवर और पौधा दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, हम पहली झिल्ली की बात कर रहे हैं। ये कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, सॉरी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, जो प्रोटीन की बनी होती है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है या फिर केवल एनिमल में पाया जाता है, दोनों में। गुड 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 गुड, बहुत अच्छा, दोनों में पाया जाता है। इतना तेज जवाब दे रहे हैं लोग ना कि पढ़ ही नहीं पाएंगे हम। बोथ, वेरी गुड। चलिए ध्यान से समझिए, अब बोथ पाया जाता है। अब कितने लोग जवाब दे सकते हैं, ध्यान से समझते हैं। जानवरों में पाया जाने वाला कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल नॉट इन एनिमल सेल। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जिस तरह कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है ना, उस तरह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, फटाफट बताएंगे। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है,
कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। चलिए कोई बात नहीं, स्पेलिंग गलती रहेगा, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे आपको। सेल्यूलोज कुछ भी लिख दीजिए, एक आदमी सेल्यूलोज एस से लिख रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो खुद गलती कर देते हैं। अरे भाई OMR में स्पेलिंग की वैल्यू नहीं रखती है। वेरी गुड, बढ़िया। अब आगे देखिए, फटाफट बताइए तो। कोशिका भी, माइटोकांडिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहते हैं? माइटोकांडिया की आंतरिक दीवारों को क्या कहेंगे? फटाफट फटाफट। माइटोकांडिया की आंतरिक दीवारें क्या कहेंगे? आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी। वेरी गुड, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांडिया की खोज किसने किया था? माइटोकांडिया की खोज, माइटोकांडिया की खोज अल्टमैन। माइटोकांडिया की खोज अल्टमैन, अल्टमैन। वेरी गुड, वेरी गुड। माइटोकांडिया की खोज अल्टमैन। माइटोकांडिया में एक साइकिल चलता है, उस साइकिल के फलस्वरूप ATP बनते हैं। उस साइकिल को क्या कहते हैं? माइटोकांडिया के अंदर चलने वाले साइकिल को क्या कहते हैं? साइकिल विच इज रन इनसाइड द माइटोकांडिया इज नोन एज क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल? क्रेब्स साइकिल। बताइए, कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है? फटाफट, कोशिका के अंदर श्वसन। विच ऑर्गेनिज्म इन द सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल रेस्पिरेशन? कोशिका के अंदर आंतरिक श्वसन कौन करता है? आंतरिक श्वसन कौन करता है? क्रेब्स, गुड, क्रेब्स साइकिल चलती है। आंतरिक श्वसन माइटोकांडिया करता है, आंतरिक श्वसन माइटोकांडिया करता है, आंतरिक श्वसन माइटोकांडिया करता है। चलिए गुड, माइटोकांडिया आंतरिक श्वसन करता है। ये बताइए, एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने ATP की जरूरत है? एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने ATP? हाउ मेनी ATP रिक्वायर फॉर मेड ऑफ वन ग्लूकोज? 38, 38 ATP मिलके। बताइए, गोल्जी बॉडी क्या करता है? परिवहन का काम करेगा। जल को कौन रोक के रखता है? हमारे बॉडी में जल, वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन का काम, वाटर एब्जॉर्प्शन, राजधानी या वैक्यूल्स? राजधानी या वैक्यूल्स? फटाफट बताएंगे। कोशिका का विभाजन कौन करेगा? कोशिका का विभाजन, फटाफट। कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम। कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है? लीवर में, खटाखट विभाजन कर देता है। और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है न्यूरॉन में, इसलिए विभाजन ही नहीं होता। छिपकली की पूंछ में क्या होगा? सेंट्रोसोम ज्यादा। गेंडा में भी सेंट्रोसोम ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो होगा। अब देखिए, कोशिका के अंदर का कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका को अंदर से मजबूती या इंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी वाले क्या कहेंगे? अंतः प्रदव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितने टाइप के होते हैं? 2, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ वाले की ओर क्या पाया जाएगा? फटाफट बताएंगे। स्मूथ वाले की ओर क्या पाया जाएगा? रफ वाले की ओर क्या पाया जाएगा? दोनों में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? स्मूथ और रफ वाले में। अब आप जवाब देंगे आप लोग, फटाफट। स्मूथ में फैट और रफ वाले में प्रोटीन। वेरी गुड, स्मूथ में फैट और रफ वाले में प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? फटाफट फटाफट। अरे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? हाँ चलिए चलिए, जवाब सही आ रहा है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कितने टाइप का? 2 टाइप का। 70S वाला क्या होता है? छोटा होता है, छोटा। और क्या होता है? अविकसित, अविकसित होता है। और ये वाला क्या होता है? बड़ा। ये वाला क्या हो जाता है? बड़ा होता है। और क्या पाया जाता है? विकसित होता है। हम लोग में कौन सा होगा? बड़ा वाला, ये 80S। और जो दिखाई नहीं देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोटिक, उन लोग में क्या पाया जाएगा? 70S। समझ में आ गया? बता दिए आप लोग? चाय पी लेते थोड़ा। चलिए आगे समझाते हैं। रिवाइज अगर अच्छा से नहीं रहेगा, रिजल्ट नहीं होगा। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन।
कैसे याद रखे थे रॉबर्ट ब्राउन को कि आम वगैरह का जो न्यूक्लियस होता है गुठली वो ब्राउन कलर का होता है, इसमें क्या पाया जाता है क्रोमोसोम और डीएनए, ये अलग से एक चैप्टर है याद रखिएगा। इसमें प्रोटीन 80%, डीएनए 20% पाया जाता है। न्यूक्लियस में बताइए फटाफट, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो द्रव होते हैं उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, केशिका द्रव, लाइसोसोम बता दिया, आत्महत्या की थैली, प्रोटोप्लाज्म और ये जीव द्रव। ये जीव द्रव क्यों बोला गया भाई? जीव द्रव क्योंकि जिंदा रहने के लिए इस द्रव का होना जरूरी है। 10% की कमी पे तो आदमी मरिए जाता था। एक दिन में अगर आप पानी नहीं पीजिएगा ना, एक दिन, तो एक दिन अगर आप पानी नहीं पी सकते हैं तो आपका समझिए आपके शरीर से 1% आपका जीव द्रव कम होने लगेगा। अगले दिन भी नहीं पिएंगे तो 2%, यानी आप मैक्सिमम जो होते हैं वो 10 दिन बिना पानी के रह सकते हैं, मैक्सिमम। वो बहुत ज़्यादा बोल दिए हम, मैक्सिमम। 3 दिन बाद आदमी मरना चालू हो जाता है। तो जो लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं ना, वो लोग भी नींबू पानी पीते रहते हैं, केवल भूख हड़ताल पे, प्यास हड़ताल पे थोड़ी हैं वो लोग। समझ गए होंगे आप लोग, भूख हड़ताल प्यास हड़ताल अलग चीज है। 23 तारीख वाले क्लास को कुछ लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग को उसको समझा दे। जितना भी क्लास आप लोग का छूट गया है 23 तारीख वाला, उसको हम इसके जस्ट अभी हम सेट कर देंगे, आपको मिल जाना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़ा ऑनलाइन चीज़ें बड़ी अजीब चीज़ें होती हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। और क्वालिटी की बात रह गई तो हमने गूगल को रिक्वेस्ट भेज दिया था, वहाँ से हमारी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। यानी आज आपको भले क्वालिटी ज़्यादा मिलेगी, कल से कंट्रोलिंग हम खुद कर देंगे। यहाँ से रिक्वेस्ट भेजे थे, आ गया वहाँ से। और गूगल प्ले स्टोर ने हमारे ऐप को हटा दिया। आप देखेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाइएगा तो ऐप नहीं मिलेगा। गलती किस थी? गलती क्या कहेंगे आप, मेरी गलती नहीं कह सकते हैं, आप लोग की भलाई के लिए किए थे। प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड हुआ था 2,72,000। हम आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा देंगे या यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आप लोग की भी हेल्प की ज़रूरत है। 2,72,000 सर्वर ले लिए थे, जबकि पहला जो सर्वर था वो केवल 2 लाख का था। तो जब स्टैंड किए ना तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने स्टैंड कर दिया है। अब हमको गलती से दिमाग से उतर गया, हम 2 दिन बाद उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हमने बढ़ा दिया है। तो कहा कि हटा, प्ले स्टोर से ऐप पे हटा देंगे। हाँ दे भैया, यार लड़कों के बारे में भी नहीं सोचता है। कौन सी गलती कर दी? हम आपको बढ़ाएं तो हम आपको उसका पैसा भी तो पेड किए। क्या ऐसे थोड़ी हुआ कि हम बढ़ा दिए हैं पैसा नहीं दे रहे हैं? लेकिन क्या कीजिएगा, वो गड़बड़ कर दिया है थोड़ा सा। और नेक्स्ट वीक जब आएगा मंगलवार से, तो मंगलवार से हम लोग 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सुबह में क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स, और सुबह में पढ़ेंगे बायोलॉजी और शाम में पढ़ेंगे फिजिक्स। इसकी घोषणा हम, टाइम की घोषणा हम मंडे को करेंगे और क्लास स्टार्ट कर देंगे ट्यूसडे से फिजिक्स का, ताकि आप लोग का दोनों जल्दी जल्दी होते रहे, फिजिक्स और बायोलॉजी। जैसे खत्म होगा बायोलॉजी, यहाँ ला देंगे केमिस्ट्री, और उधर जैसे फिजिक्स खत्म होगा वहाँ ला देंगे आपका जीके का पोर्सन। समझ में आ गया आप लोग को? और कुछ लोग का पेमेंट फंस जाता है, तो आप लोग 24 घंटे इंतजार कीजिए पेमेंट फंसने की स्थिति में। पहले 24 घंटा इंतजार कर लीजिए, और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट लीजिए और जो इंक्वायरी नंबर भेजा गया उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप लोग खाली थोड़ा सा, इतना ज़्यादा आप लोग कॉल करने लगते हैं ना कि व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर बंद करना पड़ता है। अब जैसे क्लास ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो 9 बजे का क्लास जरूरी थोड़ी है कि 9 बजे चालू हो जाता है। कभी 9:05 हो जाता है, कभी 9:10 हो जाता है, और यहाँ 2 मिनट लेट हो जाता है ना, 2 मिनट में 2000 फ़ोन आ जाता है। देखिए, अब ये चीज़ होती है सीलिया और फ्लेजला, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम में पूछता है। लेकिन जब पहले रेलवे के एग्जाम होते थे ना तो हर बोर्ड के अलग हो जाते थे। तो छत्तीसगढ़ जो आरआरबी था उसमें कई बार पूछा था ये सीलिया क्या होता है। आप यहाँ ध्यान से समझिए, ये एक कोशिका है। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी कोशिका है? तो ये ससुरा छोटका कोशिका है। कौन छोटका? तो जो छोटे छोटे होते हैं सब ना, प्रोकैरियोटिक, उन सब वाला है। तो इसके बाहर आपको एक बाल जैसी संरचना मिलेगी। बाल जैसे दिख रहा है, ये बाल समझते हैं, झोंटा। तो ये जो झोंटा टाइप की जो संरचना दिख रहा है, इस झोंटा को ही हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। क्या कहेंगे? सीलिया कहते हैं। और इसी के समान एक और संरचना होती है जिसे हम लोग साउंड जा रहा है? बैटरी खत्म हो गई थी।
माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। देखिए सिलिया और फ्लेजला जो होते हैं किसी भी कोशिका में, ये जो बाहर वाला अंग है ना, साउंड का प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा, बैटरी खत्म हो गई थी, ध्यान नहीं दिए थे। देखिए ये जो झोंटा के समान बाल समान जो संरचना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। ये दो काम में मदद करती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा सिलिया किस काम में आता है, तो सिलिया जो है ना, इसे मूवमेंट देता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मूवमेंट देता है। और ये ज़्यादातर मूवमेंट देते हैं ऐसा यूनिसेलुलर में। किसमें? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? करोड़ों कोशिकाओं से। तो हम लोग जो है लोग यूनिसेलुलर नहीं है, हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं, करोड़ों कोशिकीय हैं। लेकिन कुछ इतने छोटे जानवर होते हैं जिनकी पूरी जिंदगी केवल एक कोशिका में बीत जाती है, और ये ससुरे बड़ी खतरनाक होते हैं। खचरा होता है सब, एगो इतनी चुकी रहबे करेगा। ये जीव है इतना छोटा, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इतना बड़ा दिखेगा, लेकिन है एकदम छोटा, एक के कोशिका में। और गलती से वो आपके शरीर में घुस गया ना तो आपको बर्बाद कर देता है। कोरोना, कोरोना देख रहे हैं, इतना छोटा होता है। थोड़ा सा कोरोना साइज में बड़ा रहता है ना तो चाइनीज सब उसको भी खा जाते हैं सब। तो जो जितने छोटे जीव होते हैं ना यूनिसेलुलर, उनकी शरीर पे एक बाल के समान संरचना होती है, ये इनके चलने में मदद करते हैं सर। और अगल बगल में कोई इन्हीं के खानदान का कोई छोटा सा जीव आ गया, इससे छोटा, तो झोंटा में पकड़ के उसको फंसा लेते हैं सब और खा जाते हैं सब। तो ये फीडिंग में भी मदद करता है और मूवमेंट में भी मदद करता है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो एक बाल के समान इसकी संरचना होती है। झोंटा यानी बाल के समान इनकी संरचना पाई जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब एक बात बताइए, आप ही से क्वेश्चन पूछेगा, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है कि अगर पूछ दे कि सिलिया इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जो यूनिसेलुलर जीव है, छोटे छोटे जीव, उनमें सिलिया कहाँ पाया जाता है, अंदर या बाहर? अब आप अगर कॉन्सेप्ट से देखेंगे ना तो ये गलत कभी नहीं करेंगे। हम आप ही से पूछते हैं कि खान सर का आँख शरीर के अंदर है कि बाहर है? अरे अंदरवा रहेगा तो कौन चीज़ अंदरवा है? अल्ट्रासाउंड करना है हमको, बाहरवे ना है जी अखिया। दांत कहाँ है? बाहर है। अब कहेंगे दांत अंदर है, जो दिख गया ना वो अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। अब कहेंगे दिल कहाँ है? दिल अंदर है, दिखता है क्या? हनुमान जी हैं हम, देख लो यहाँ पे नहीं ना दिख सकता है, ध्यान से समझिए। तो ये कहाँ होता है? बाहर होता है। सिलिया और फ्लेजला बाहर होता है। सिलिया और फ्लेजला में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, बस साइज का अंतर होता है। सिलिया और फ्लेजला में केवल अंतर किसका होता है? तो साइज का अंतर होता है। तो जब साइज का अंतर है बाबू, तो क्वेश्चन तो पूछ देगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखिए, सी फॉर सिलिया और एफ फॉर फ्लेजला। एफ से क्या हो गया? फ्लेजला, और सी से सिलिया हुआ। ABCD जब पढ़ेंगे ना तो C का नंबर आता है 3 पर, ध्यान से समझिए। ABCD पढ़ेंगे तो C का नंबर आता है 3 पर और F का नंबर आता है 6 पर। F का नंबर आता है 6 पर। इन दोनों में आप अंतर नहीं बता पाएंगे। इसमें बताइए ना, 6 बड़ा कि 3 बड़ा? 6 बड़ा। तो सिलिया बड़ा कि फ्लेजला बड़ा? फ्लेजला बड़ा हो गया। तो जब भी पूछेगा तो क्या मार देंगे? फ्लेजला। सिलिया बड़ा या फ्लेजला? सीधा मारना है फ्लेजला। सिलिया और फ्लेजला में कौन बड़ा होता है? फ्लेजला। सिलिया फ्लेजला में बड़ा हो जाएगा फ्लेजला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए, चलिए। अब जरा देखते हैं, यहां से क्वेश्चन धड़ाधड़ पूछता है। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जैसे भी हैं गर्दन सीधा करके पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एकदम गर्दन सीधा, एकदम ठीक ठाक से। कोनो तकिया को 3 बार मोड़ के पढ़ रहा होगा, खान सर पढ़ा रहे हैं, चल सीधा हो जाओ लोग, सब लोग सब सीधा हो गया सब। चलिए बाबू ध्यान से देखिए। बाबू एक चीज को कितनी बार बोलेंगे? कह रहे हैं कि 23 सितंबर वाला क्लास नहीं है भाई। अच्छा वो क्लास नहीं है, डलवा देंगे उसको, कल क्लास हुआ ही नहीं था। ये भाई साहब आप ये कौन सा आप कह रहे हैं कि सर PDF इंग्लिश में या फिर हिंदी में? देखिए एक चीज़, 2-3 चीज़ आप समझिए ध्यान से बाबू। एक जो आप ये कहते हैं ना कि सर PDF इंग्लिश में, तो ये बताइए, अभी लिखे हैं सिलिया, अभी यहाँ लिखे हैं क्रोमोप्लास्ट। अगर आपसे कोई कहता है ना कि साइंस हमको इंग्लिश में पढ़ाई या हिंदी में पढ़ाई, तो बेवकूफ़ इंसान है भाई। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं आप। साइंस हिंदी में होता ही नहीं है, साइंस हिंदी में ही नहीं होगा। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे? ज़्यादातर सिलिया फ्लेजला, इसका हिंदी बताएं क्या? नहीं बताएं।
राइबोसोम को हिंदी में हम सबसे राइबोसोम लिख दिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया को भले पढ़े थे सूत्रकणिका, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ही बोले थे। अब आप जबरदस्ती करिएगा, नहीं सर हम हिंदी पढ़ लेते हैं ना जी, क से कौआ, ख से खरहा, ग से गधा, पढ़ लेते हैं ना, बस बहुत है उतना। हाँ आप एकदम स्पेशली कहेंगे कि नहीं ए टू जेड इंग्लिश वाला भी कहे तो उसमें टाइम लग जाएगा, फिर हमको फुल टू उसको ट्रांसलेट कराना पड़ेगा। हम आपका पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको वर्ड को लेके दिक्कत नहीं हो, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि नहीं सर आम मत लिखिए, मैंगो लिखिए, तो भाई आप आम भी तो समझिए सकते हैं। और वहाँ जहाँ जहाँ इंग्लिश चीज़ें होती हैं वहाँ दोनों लिख देते हैं। बाबू समझिए, एग्ज़ाम सर पे है, अचानक हम लोग तो जितने टीचर थे और आप स्टूडेंट लोग थे, अचानक 3 सितंबर को हमारे लोग मोदी जी पे डिसलाइक मारना चालू किए, लोग कैंपेन चालू किए, अचानक एग्ज़ाम डेट दे दिए, तो इसलिए थोड़ा सा सब चीज़ जल्दबाजी में हो गया। बाबू हम बोल रहे हैं ना, आगे देखिए फटाफट यहाँ समझिए। प्लास्टिड सेल किसे कहा जाता है? प्लास्टिड सेल, प्लास्टिड हिंदी में इसे कहते हैं लवक। हिंदी में क्या कहेंगे? लवक। एकदम ध्यान से समझिएगा, ये केवल और केवल पाया जाता है प्लांट में। किस में पाया जाएगा? प्लांट में। ये एनिमल में नहीं पाया जाता है, हम लोग में नहीं पाया जाता है प्लास्टिड। और ये एनिमल सेल में सबसे बड़ा होता है। एनिमल सेल में क्या होता है? बड़ा होता है। हम लोग में सबसे बड़ा कौन होता है? न्यूक्लियस। बट कि एनिमल सेल में सबसे बड़ा क्या होता है? आपका प्लास्टिड। लेकिन आपसे फंसा देगा, क्वेश्चन कहेगा इनमें से कौन सी सबसे बड़ी कोशिकांग है, मतलब कौन सा सेल का सबसे बड़ा पार्ट है। वहाँ आपको ये नहीं बोलेगा कि हम एनिमल में पूछ रहे हैं या फिर हम आपको प्लांट में पूछ रहे हैं, लेकिन आपको बाई ऑप्शन जो दिखेगा उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो आपको मजबूरी में क्या लगाना पड़ता है? प्लास्टिड लगाना पड़ता है, जिसे हम लोग कहते हैं लवक के नाम से जानते हैं। ये लवक 3 टाइप के होते हैं, पहला ध्यान से समझते चलिएगा। यहाँ पर एक होता है आपका लवक में क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। इसे कहते हैं हरित। हरित देखिए प्लास्टिड से बना है प्लास्ट, प्लास्टिड से बना है प्लास्ट, तो इसे कहेंगे लवक। प्लास्टिड का मतलब क्या होता है? लवक। तो इसे क्या कहेंगे? हरित लवक। ध्यान से समझे, क्या हो गया? ये हरित लवक हो गया। हरित लवक का केवल और केवल काम क्या है? ये भोजन निर्माण करता है, भोजन, भोजन का निर्माण करेगा, भोजन निर्माण करेगा। अब इतना तो आपको पता ही है कि पेड़ पौधे भोजन का निर्माण किस चीज़ से करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं। वो चैप्टर ही अलग है आपका फोटोसिंथेसिस, उसमें हम आपको बताएंगे। तो ये भोजन का निर्माण कर दिए हैं। अब एक बात बताइए, आपके घर में जब खाना बनता है तो जो भोजन का निर्माण होता है, आप तुरंत थोड़ी खा लेते हैं, कुछ भोजन को स्टोर कर दिया जाता है। तो भोजन को स्टोर करने के लिए इसमें बनाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट इसे कहते हैं अवर्णित लवक। ये क्या करता है? जो भोजन है ना उसे स्टोर करता है, भोजन को स्टोर करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट भोजन को बनाया, क्योंकि वो हरा रंग का था। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है? हरा रंग का। एक चैप्टर है आपका फोटोसिंथेसिस, उसमें इसको पूरा कंप्लीट बताएंगे। ये भोजन को बनाया, बने हुए भोजन को स्टोर कौन किया? ल्यूकोप्लास्ट। ज़्यादातर ये जड़ों में स्टोर करके रखता है। अब इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसे कहते हैं वर्णित। वर्णित का मतलब होता है कलर। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग, रंग, कलर। वर्णित लवक ये कलर प्रदान करता है। ये क्या करता है? रंग प्रदान करता है, रंग। जैसे फलों का पीला रंग कर देता है जेंथोफिल के कारण। क्या कर देगा? जेंथोफिल के कारण कर देगा आपका। टमाटर का लाल रंग, फटाफट बताएंगे, टमाटर का लाल रंग किसके कारण हो जाता है? अरे भाई आप टारगेट बैच की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन नहीं, इतना आपको पहले से पता होना चाहिए। चलिए गाजर का रंग होता है वो किसके कारण? फटाफट बताइए ना जी। कैरोटीन। टमाटर का लाइकोपेन। चुकंदर का बीटानोन। समझ में क्या? बीट बोलते हैं ना, बीट, बीट का जूस होता है, चुकंदर के जूस को, वो लाल क्यों हो जाता है? बीटानोन के कारण। गाजर कैरोटीन के कारण। फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण। तो वो जो क्या चीज़ है वो है आपका क्रोमो। क्रोमो मतलब होता है कलर। क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर। वर्णित लवक वो एक ऐसा चीज़ है जो कलर प्रदान कर रहा है। जब आप इन तीनों को मिला देते हैं तो हो जाता है वो प्लास्टिड लवक। इसलिए आप सब में देखेंगे लवक, हरित लवक,
अवर्णित यानी ये रंग नहीं देगा, केवल भोजन को स्टोर करे। इसमें भी लवक, इसमें भी लवक। वर्णित, अवर्णित और हरित लवक, इन तीनों को मिलाकर बनता है लवक। तो जेन्युइन है, साइज बड़ा ही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? यही होते हैं आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये तो भोजन को पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में सबसे बड़ा सेल अंग कौन सा होता है आपका? ये प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में क्या कहते हैं? लवक। क्या हम लोग में प्लास्टिड पाया जाता है? नहीं पाया जाएगा हम लोग में प्लास्टिड। प्लास्टिड कितने टाइप के होंगे? 3। प्लास्टिड कितने टाइप का? 3। पहला बताइए तो भोजन को निर्माण करेगा, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट भोजन बनेगा, ल्यूकोप्लास्ट मतलब लेके रख लेगा, ल्यूकोप्लास्ट लेके रख लेगा यानी स्टोर करेगा, ल्यूकोप्लास्ट लेके रख लेगा, क्रोमो मतलब रंग देगा उसको, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करेगा, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। इसको अब बॉटनी में भी ज़्यादा देखेंगे कि किस में कौन सा रंग होता है, गंध किस में आता है, प्याज में गंध, लहसुन में गंध, ये सब बॉटनी की चीज़ें हैं। अब अगर आप देखेंगे ना तो बॉटनी जूलॉजी तो थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। तो ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ आपको कंसेप्ट पढ़ना है और जब बॉटनी में जाएंगे ना तो वहाँ आपको एप्लीकेशन पढ़ना है उस सब चीज़ों का कि कहाँ किसका ज़्यादा यूज़ है। तो ये पेड़ पौधों वाली कोशिका हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं? हो गया बाबू? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र। क्रोमोसोम क्या होता है भाई? अब क्रोमोसोम को हम हिंदी में ना कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में हम गुणसूत्र कहते हैं। इसको हमें 2 जगह पढ़ना है। कहाँ कहाँ पढ़ना है भाई? 2 जगह पढ़ना है। एक जब डीएनए पढ़ाएंगे तब भी पढ़ना है, कोशिका पढ़ाएंगे तभी पढ़ना है। तो अभी समझते हैं हम लोग कोशिका में क्रोमोसोम, हिंदी बोलिए तो गुणसूत्र। इंग्लिश वाले लोग देख लीजिए, एक क्रोमोसोम बोलते हैं, इसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं। अब एक भाई बोल रहे हैं बंगाली में पढ़ाइए, अमीना जान वो बंगाली। देखिए क्रोमोसोम को हिंदी में नाम से लग रहा है गुणसूत्र। गुणसूत्र ये क्या करता है? गुणसूत्र, एक बात बताइए, हमारा बच्चा होगा तो क्या उसका सींग निकलेगा? नहीं निकलेगा। कौन बोलता है बकलोलवा निकलेगा? बकलोलवा बोलता है हाँ सर निकलेगा, पगला कहीं का। अरे भाई कि ये जो देखिए ध्यान से, गुणसूत्र जो होता है वो बताता है कि ये किस चीज का नस्ल है। वो उसी नस्ल के गुण से अगले नस्ल को बनाता है। जैसे कभी भी बकरी घोड़ा के साइज की नहीं होगी, क्योंकि बकरी के अंदर क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं। इसी को पता है कि इसमें कौन कौन से क्वालिटी यानी कौन कौन से गुण को डालना है और कौन से गुण को नहीं डालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारी शरीर की एक एक गुणों का इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? गुणसूत्र के पास। तो गुणों को हम लोग टेक्निकल भाषा में जेनेटिक कहते हैं। जेनेटिक, जेनेटिक हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक। अनुवांशिक। तो हमारे गुणों को, हमारे हेरिटेज अनुवांशिक को कौन पता करता है? क्रोमोसोम पता करता है। कभी केला के पेड़ में आम फलते देखे हैं? नहीं देखे हैं कभी भी, होगा ही नहीं। कैसे हो जाएगा भाई? गुणसूत्र है। कभी आप देखें क्या कि जामुन के पेड़ में कोहड़ा लग जाए? नहीं लगेगा। वहाँ पे उस पर चढ़ा देंगे उस दूसरा पेड़ तो अलग बात है, वहाँ पे नहीं लगता है। तो किसको पता होता है उसके गुणों के बारे में? गुणसूत्र को पता होता है। और यही गुणसूत्र जो होता है ये बताता है। अब इनको मानव की हम अगर बात करें, मानव को, ह्यूमन की, तो ह्यूमन में तो मेल फीमेल दोनों आते हैं सब। तो ह्यूमन में जो होता है गुणसूत्र वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। और ये एक्चुअली जोड़ा में होता है, 23 जोड़ा। क्योंकि मानव में ज्यादातर चीजें जोड़ा में है। ज्यादातर चीजें जोड़ा में। हाथ 2 जोड़ा है, आंख 2, नकियों को देखेंगे तो जोड़े में एगो इन्ने सटा दिया, अलग बात है। जबड़ा देखिए ना, 16 नीचे 16 ऊपर, ज्यादातर अंग जोड़ा में है सब। समझ में आ गया कि नहीं है? जुबान क्या होता है? एक होता है। जुबान एक होता है। अरे कमेंट में बोल रहा है कौन है? चंदन कुमार सर, महिलाओं में 2 जबान होता है। बकलोल कहीं का 2 नहीं होता है, 1 होता है, ज्यादा काम करता है। बकलोल कहीं का बोलता है 2 जबान होता है। इसका बियाह हो गया है लग रहा है।
तभी इतना खतरनाक बेचारा झेल लिया। वाह भगवान बेचारा को। देखिए बाबू, एक चीज यहाँ पे मनीष राज जी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है क्या कमेंट कर रहे हैं कि सर करेंसी, राजधानी, गवर्नर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब का एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। हम बायोलॉजी के बैचवा में बैठ के आपको ये सब प्रोवाइड कराएंगे। पॉलिटी का क्लास है आगे, उसमें बोलिएगा ये बात। लोल सब तब उल्टा सीधा कमेंट करेगा सर। कोनो कहेगा कल सर हमारा बियाह ना हो रहा, बियाह करा दीजिए। भाई जो जिस चीज़ का बैच है वही कहिएगा ना। कपड़ा के दुकान पर जाके कहिएगा कि मछली दीजिए। देखिए, तो हमारे शरीर में ज़्यादातर चीज़ें कैसी हैं? जोड़ा में है। किडनी जोड़ा में है, लंग्स जोड़ा में, ज़्यादातर चीज़ें जोड़ा में, इसलिए क्रोमोजोम भी जोड़ा में होता है। और यही ससुरा क्रोमोजोमों को पता है कि कौन किस चीज़ को क्या बताना है। जैसे ये 46 क्रोमोजोम है ना, इस 46 में एक ऐसा क्रोमोजोम होगा जो हमारे बच्चे, जो हमें बताएगा कि हमारे बच्चे में दुइये गो आँख रहना चाहिए, जो उसमें बताएगा कि पैर दुइये गो होना चाहिए। तो ये जितनी चीज़ है ना 46, ये 46 तो एक तरह का कहिए तो कंट्रोल पैनल है सब। तो हमारे शरीर में क्रोमोजोम की संख्या 46, जोड़ा 23। ये क्या करते हैं सब? तो एक सिस्टम है सब, एक ठो ये डिसाइड करते हैं। देखिए ये कै ठो दिख रहा है? 2 ठो है। एक ये ऐसे दिख रहा है और एक ऐसे क्रॉस किया है। 2 ठो क्रोमोजोम है, हमेशा क्रॉस में रहते हैं सर। क्रोमोजोम ये हमेशा क्रॉस में रहते हैं। इन्हीं को पता है कि कैसे किस चीज़ को बनाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? ये 46 ठो में से अगर मान लीजिए किसी में 45 गो है तो कोई ना कोई एक ठो कम हो जाएगा। तो देखेंगे कोनो के आँखिए नहीं है, थुथुरे नहीं है, कोनो को पैरवे नहीं है। समझ गया? ऐसा भी तो सकता है कोनो में 48 गो हो जाए तो उसमें ज़्यादा हो जाएगा। आप देखे होंगे ना, कोनो कोनो छांगूर हो जाता है, किसी किसी पूंछ निकल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ह्यूमन में होते हैं सब। इसका घटना बटना सिंड्रोम कहलाता है। आप आगे आपको पढ़ाएंगे सिंड्रोम के बारे में। ह्यूमन में 2 चीज़ें होती, एक होता है मेल, एक होगा फीमेल। अब मेल का 44 ठो एक जैसा होता है और 2 ठो अलग होता है। फीमेल में भी 44 एक जैसा होता है, 2 ठो अलग अलग होता है। देखिए, हालांकि आप देखेंगे तो 45 ठो एक जैसा होता है। मेल का हर एक चीज़ फीमेल से मिलता जुलता है। मेल का किडनी फीमेल में डाल दीजिए, मेल का हार्ट फीमेल में डाल सकते हैं, उसका आँख इसमें डाल सकते हैं, उसका ब्रेन, मेल का ब्रेन कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, वरना फिर दूसरा हो जाएगा। ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है, उसकी खराबी है। ये ब्रेन वाले चैप्टर जब आता है ना तो उसमें आप लोग को पढ़ना है। तो मेल का हर एक चीज़ फीमेल से बराबर होता है, क्योंकि 44 तो चीज़ें समान है। थोड़ा सा जो चेंजिंग होता है ना शारीरिक बनावट की वजह से, वो केवल ये XY कर देते हैं सब। मेल रहेगा तो उसमें XY पाया जाएगा, फीमेल रहेगी तो XX पाया जाएगा। मेल में XY और फीमेल में XY, XX और मेल में XY पाया जाता है। तो यही हमारा क्रोमोजोम होता है। ये क्रोमोजोम कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, न्यूक्लियस में पाया जाएगा। न्यूक्लियस, केंद्रक में इसकी उपस्थिति होती है। क्रोमोजोम की संख्या बोलिए कितनी होती है? क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? 46। क्रोमोजोम की संख्या 46। चलिए फटाफट बताएंगे। क्रोमोजोम हो गया। जोड़ा में क्रोमोजोम कितना होता है? जोड़ा में जोड़ा में 46। आगे बढ़ जाए। चलिए यहां देखिए, ये एक कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा बनाना, राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है क्या चीज़ है? कोशिका को मजबूती देना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। लाइसोसोम का काम क्या है भैया? तो ये कोशिका में पाचन का काम करता है। इसी में के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का काम क्या है? पूरी सारी कोशिका को कंट्रोल करके रखना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब एक बात बताइए, कोई अगर कहता है कि कोशिका सबसे छोटा अंग होता है शरीर का, तो बेवकूफ़े ना है भैया। कोशिका के अंदर तो और छोटा छोटा होता है, नहीं होता है। लेकिन देखिए
कोशिका सबसे छोटी यूनिट है। यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। अब ये यूनिट का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। कोई ऐसी चीज जो आपके हर एक काम को पूरा कर सकता है उसे कहते हैं यूनिट। उसे क्या कहते हैं, यूनिट। नो डाउट माइटोकांड्रिया जो है वो कोशिका से छोटा है, माइटोकांड्रिया जो है ना वो सेल से छोटा है, लेकिन माइटोकांड्रिया केवल एक काम कर सकता है, ऊर्जा बना सकता है। अगर माइटोकांड्रिया को कहेंगे तुम प्रोटीन बना दो तो प्रोटीन नहीं बना सकता। राइबोसोम को देखिए, नो डाउट राइबोसोम भी कोशिका से छोटा है, लेकिन ये केवल प्रोटीन बना सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो कुछ नहीं बना सकता है, केवल सेफ्टी दे सकता है। तो सबके सारे जितने चीज़ हैं उन सब का एक इंडिविजुअल वर्क है, वो कंप्लीट वर्क को नहीं कर सकते हैं। तब बात आया कंप्लीट वर्क को करने वाले चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। कंप्लीट वर्क को करने वाले को यूनिट कहते हैं। तो शरीर का एक ऐसा छोटा अंग देखिए जो सारे काम को कर सकता है। आंख सारे काम को कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो सबसे छोटा जब अंग देखा गया, जो सबसे छोटा अंग जो कंप्लीट वर्क कर सकता है, तब मिल गया कोशिका। क्योंकि जब बात कोशिका की आएगी तो ये ऊर्जा बना सकता है, किसके थ्रू, माइटोकांड्रिया के थ्रू। अपनी सेफ्टी कर सकता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू, खुद को कंट्रोल कर सकता है न्यूक्लियस के थ्रू, अपनी गंदगी साफ कर सकता है लाइसोसोम के थ्रू, टूट गया तो रिकवर कर सकता है सेंट्रोसोम के थ्रू, प्रोटीन बना सकता है राइबोसोम के थ्रू, अपनी रक्षा लिक्विड के थ्रू कर सकता है जिसे हम क्या कहते हैं ये कोशिका द्रव, केंद्रक अपनी रक्षा कर सकता है, ये अपनी तरह गुणसूत्र को बढ़ा सकता है। यानी ये एक ऐसा छोटा से छोटा अंग है जो हर एक काम को कर सकता है, इसलिए इसे यूनिट कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी सेल होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन नहीं होता है। इससे छोटा तो राइबोसोम होता है, उससे छोटे छोटे यहाँ सीलिया फ्लैजेला होते हैं, ऐसे छोटे छोटे। तो अंग नहीं होता है, यूनिट होता है। तो यूनिट और अंग में समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत? जैसे हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं तो हम यूनिट नहीं है, क्योंकि हम आपसे हमसे अगर आप कह दीजिएगा मैथ पढ़ाने के लिए, नहीं पढ़ाएंगे। आप रीजनिंग पढ़ाइएगा, हम नहीं पढ़ा पाएंगे रीजनिंग वगैरह, हम उसके टीचर ही नहीं हैं। देखिए सॉल्व कर देना अलग बात होता है, पढ़ा देना अलग चीज़ होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाना अलग चीज़ हो गया। तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोग को उस तरह से जिस तरह से मैथ का टीचर पढ़ाएगा। तो हम एक यूनिट नहीं है, हम कंप्लीट नहीं, हम एक अंग है। लेकिन अगर यूनिट की बात करेंगे तो जहाँ हर एक चीज़ हो जाता है, जैसे स्कूल आपका यूनिट है। कई कोचिंग भी है जिसमें कई सारे टीचर पढ़ाते हैं सब, जैसे मैथ रीजनिंग, मतलब कोचिंग समझिए एक रेस्टोरेंट टाइप का, हर चीज़ मिलेगा वहाँ पर। तो वो यूनिट और ऑर्गन में आप लोग अंतर समझ में आ गया आप लोग को। यहां तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, हम लोग के पास दो तरह के सेल हैं। कौन दो तरह के सेल भाई? देख लेते हैं कौन कौन से सेल। एक प्लांट सेल ले लेते हैं और एक एनिमल सेल ले लेते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल ले लेते हैं। अब इसमें हम एक को रख देते हैं प्लांट सेल और एक को रख देते हैं एनिमल सेल। एनिमल मतलब होता है जंतु कोशिका, एनिमल। और एक हो गया ये वाली सेल, प्लांट सेल हो गई। अब जरा आप बताइए, कुछ तो ऐसी क्वालिटी होगी ना एनिमल सेल में, यानी जंतु कोशिका में, कुछ ऐसी क्वालिटी होगी केवल इसी में पाई जाएगी। और कुछ एनिमल सेल जो होते हैं, प्लांट सेल जो ऐसी क्वालिटी होगी जो केवल इसी में पाई जाएगी। लेकिन कुछ तो कॉमन होगा ना जो इस एरिया में आएगा, जो दोनों में अवेलेबल होगा वो इस एरिया में आ जाएगा। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ऐसी क्वालिटी जो केवल और केवल किस में है, केवल एनिमल सेल में, जो प्लांट सेल में अवेलेबल नहीं है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो एनिमल सेल जो होता है वो गोल आकार का होता है, पहला चीज़ गोल, और ये छोटा होता है स्मॉल, और इसका जो वैक्यूल्स होते हैं ये छोटे होते हैं सब। समझ में आ गया? और वही अगर आप उल्टा देखेंगे प्लांट का तो ये चौकोर होता है। ये कैसा होता है? चौकोर होता है। और ये साइज में ना थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्ज में। और पेड़ पौधों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए इसकी जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये तो एक इसमें कॉमन सी चीज़ें हो गई आपकी।
अब आप सिंपल सी बताएं, हम लोग की सेल छोटे होते हैं, पेड़ पौधों के बड़े होते हैं, हम लोग का सेल गोल होता है, पेड़ पौधों का सेल चपटा होता है, हमारा वैक्यूल देखिए बीच में एक बार कनेक्शन कट गया था। यहाँ देखिए ध्यान से, सिलिया, फ्लैजेला और लाइसोसोम केवल एक किस में पाया जाएगा, एनिमल सेल में। वैसे ही आप अगर इधर देखिएगा तो सेल वॉल जो होता है, जो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल वॉल किस में पाया जाएगा, केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा। सेल वॉल किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाता है। और प्लास्टिड भी किस में पाए जाते हैं, तो प्लांट सेल में पाए जाते हैं। अब आप प्लास्टिड पढ़े होंगे, प्लास्टिड टीम टाइप का हो जाएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और कौन सा होगा आपका, क्रोमोप्लास्ट, कलर देगा। अब जरा देखिए हम लोग, कोशिका झिल्ली, ये कोशिका जो झिल्ली है ये तो दोनों में पाया जाएगा, कोशिका भित्ति इसमें पाया जाएगा, लेकिन झिल्ली जो माइकोप्लाज्मा है, सॉरी जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो तो दोनों में पाया जाएगा। माइट्रोकांडिया दोनों में पाया जाएगा, राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दोनों में पाया जाएगा, न्यूक्लियस ये भी दोनों में पाए जाएंगे सब। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं सब जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में आपको अवेलेबल मिलेंगी सब वहाँ पर। और न्यूक्लियस भी मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगा, माइट्रोकांडिया भी मिलेगा। माइट्रोकांडिया द्वारा बनाए गए ऊर्जा को ले जाने के लिए जो गॉल्जी बॉडी है वो भी दोनों में मिल जाएंगी सब। तो कुछ चीज़ें हैं जो केवल एक में मिलती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे में मिलती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या हो जाती हैं, कॉमन हो जाती हैं ये दोनों में। लेकिन आपसे से केवल दो चीज़ें पूछेगा, ध्यान से समझिएगा कौन सा। एक आपका पूछेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा पूछता है आपका सेल वॉल। यही दो ठो इंपॉर्टेंट होता है, सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, यही दो इंपॉर्टेंट होगा, यही याद रखिएगा। यही आपसे एग्जाम में ज़्यादा पूछता है और कुछ खास नहीं पूछता है। पेड़ पौधों वाले में क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। बाकी इस सब में कुछ खास डिफरेंस नहीं पूछता है यहाँ पर। अंतर समझ में आ गया आप लोग को? अब एक क्वेश्चन बताइए फटाफट, बड़ा अटपटांग सा क्वेश्चन है। हो गया, रीस्टार्ट हो गया था, वो कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था, फ्लक्चुएट कर जाता है ना, थोड़ा सा कनेक्शन कभी कभी छोड़ देता है। तो आप इस वाले पे आके देख लेंगे लोग। देखिए फटाफट यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिका में, तो एक तो सिंपल से समझ गए, क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब कौन सी कोशिका है, वो प्लांट सेल है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट वाली कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाएगा, यानी वो पूछना चाह रहा है प्लांट सेल में कौन सा नहीं पाया जाएगा। तो आप बताइए, क्या सिलिया, फ्लैजेला मिलेगा, लाइसोसोम मिलेंगे उसमें? नहीं मिलेंगे, वो उस चीज़ में नहीं मिलते हैं सर। आंतरिक श्वसन कौन करता है, तो माइट्रोकांडिया करता है। इस सब में अंतर में देखिए कई सारे अंतर आपको मिलेंगे, मेनली दो ही अंतर याद रखेंगे। कौन कौन सा भाई, ये वाला प्लास्टिड वाला और आपका सेल वॉल वाला। इसका आकार कैसा रहता है, चौकोर रहता है। इस हिसाब से समझ में आ गया आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कॉमन चीज़ें दोनों में होती हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कुछ सेपरेट होती हैं। अब आगे समझते हैं, ये तो अंतर समझ में आ गया आप लोग को। जो ओवरऑल सेल होते हैं सब ना, उसे दो भाग में बांटते हैं। आपको हम बताए थे, तो एक होता है आपका प्रोकैरियोटिक, और एक होता है आपका यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। दो तरफ से, यू मतलब होता है डेवलप और एक होता है नॉन डेवलप। ये कौन सा है, अविकसित। ये डेवलप नहीं है, अविकसित, नॉन डेवलप है। और ये है आपका विकसित, डेवलप है। समझ में आया कि नहीं आ गया? हम लोग किस में होते हैं, यूकैरियोटिक। याद रखने के लिए सिंपल है, यू 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 यू, सब लोग में क्या लगा देना है, यू लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। यूकैरियोटिक में
हम लोग आते हैं विकसित, जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे लोग? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आ गया? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं, इसमें नील हरित शैवाल आ जाएगा, अमीबा आ जाते हैं, यूनिसेलुलर आ जाते हैं, ये सब काफ़ी छोटे छोटे जीव इसमें आ जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। जबकि यूकैरियोटिक विकसित होता है, इसमें भी दो तरह से होते हैं, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है आपका एनिमल सेल। एनिमल सेल, इन दोनों में तो अंतर बता ही दिए। और यू विकसित और अविकसित में तो अंतर सिंपली समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, ये कोशिका बड़ी होगी या छोटी? अब भाई डेवलप नहीं है तो कैसी होगी? छोटी होगी। और ये वाला डेवलप है, ये वाली कोशिका कैसी होगी? बड़ी होगी। इसमें क्वेश्चन कहाँ फंसते हैं लोग, ध्यान से देखिएगा। कहेगा कि किस तरह की कोशिका विभाजन में, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका, एक सेल से दूसरी सेल के बनने की क्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कहेगा किस प्रकार की कोशिका विभाजन में ज़्यादा समय लगता है? तो कोई बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और छोटा मोटा बिल्डिंग बनाना है तुरंत बन जाएगा। तो सबसे तेज़ी से रिप्रोडक्शन कौन करते हैं? सब प्रोकैरियोटिक। जितने वायरस ये सब छोटे छोटे चीज़ें होते हैं सब ना, ये सब किस में आते हैं? सब प्रोकैरियोटिक में। एकदम छोटे होते हैं, फटाफट फटाफट वो बढ़ने लगते हैं सब, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ज़्यादा चीज़ें रहती नहीं है, इसलिए वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है। कोरोना वगैरह को देखते हैं ना, वो अलग चीज़ है कि वायरस ना लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो वायरस वाले टॉपिक में उसको डिटेल से समझेंगे लोग यहाँ पर। इन दोनों में आप लोग को बेसिक अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी की कौन सी कोशिका बड़ी होती है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती है। हो गया? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? बड़ी हो जाती हैं, विकसित हो जाती हैं। किसी को इतना में दिक्कत नहीं ना? इतना ही याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इस आपके एग्जाम रेलवे एनटीपीसी के लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी कई चीज़ें होती हैं जो छोटी होती है। एक बात बताइए, ज़रा सोचिए, अब आप कॉमन सोचिए, क्योंकि एग्जाम में पता चला कि कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिससे आप ये समझ के उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया, गलती से पूछ दिया कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में पाया जाएगा, तो एक बात बताओ भाई, अगर बड़ा है या छोटा है, एनर्जी तो सबको चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा। सिंपली है, दोनों में होगा। एक बात बताइए, कोशिका तो किसी न किसी झिल्ली में रहेगी, तो कोशिका झिल्ली भी रहती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, झिल्ली भी रहेगी, और सेल वॉल भी रहेगा, भित्ति, जिसे सेल वॉल कहते हैं, भित्ति। इसमें भी दो तरह के होते हैं सब, कुछ एनिमल की कैटेगरी के होते हैं, कुछ प्लांट की कैटेगरी के। तो ये दोनों में हो जाते हैं सब। एक बात बताइए, इनकी शरीर को बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम इसमें भी होगा, राइबोसोम इसमें भी होगा, लेकिन एक अंतर बोलिए, इसका जो राइबोसोम होगा वो छोटा होगा 70S का, इसका जो राइबोसोम होगा वो बड़ा होगा 80S का हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब चीज़ें, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगी, राइबोसोम हो जाता है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइबोसोम, सेल वॉल, झिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, और क्या चीज़ें हो सकती हैं? सोच के बताइए, सोचिए, क्योंकि एग्जाम में आप बैठे हैं, सपोज कीजिए वहाँ कोई काम नहीं आता है, वहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आता है। एक कल्पना कीजिए, ये एक छोटी कोशिका है और ये यूकैरियोटिक है, बड़ी कोशिका है। तो भाई इसमें भी तो अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, ये सब चीज़ें भले छोटी हैं तो क्या हुआ, और इसमें भी है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोस, इसमें तो पूछिए मत, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए इसको लड़ने से बचाने के लिए इसमें क्या भरा रहता है? जीव द्रव्य। तो ये भी तो आपस में लड़के खत्म हो जाएंगी, इसमें भी आप क्या बनाया गया? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन हो जाएंगी। तो कितने चीजों को याद रखेंगे आप? कुछ कंसेप्ट से समझिए। ऊर्जा की जरूरत और प्रोटीन की जरूरत सबको है, तो ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम। और कोई भी चीज़ एक स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा ना, झिल्ली के अंदर रहेगा, तो उसमें झिल्ली और भित्ति दोनों पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग कैटेगरी के। और उसको आपस में लड़ने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जीव द्रव्य चाहिए। एक बेसिक अंतर जो हाई लेवल के एग्जाम में पूछता है, रेलवे में उतना नहीं पूछेगा यहाँ पर। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना, ये भी श्वसन करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो श्वसन होता है ना, वो जीव द्रव्य से होता है। और हमारी कोशिका के अंदर कौन सा श्वसन किया था? जो यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें जो श्वसन का काम होता है, यानी जो रेस्पिरेशन होता है, ये रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। ये बेसिक अंतर है। सबसे बड़ा अंतर यही याद रखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो होगा वो किस में होगा? जीव द्रव्य में होगा।
यानी जो लिक्विड है उसी उसी लिक्विड से ये हवा लेंगे और उसी लिक्विड से छोड़ देंगे। और जो यूकैरियोटिक है ये हवा लेंगे किसके अंदर, माइटोकांड्रिया के, और फिर माइटोकांड्रिया से छोड़ेंगे, क्योंकि माइटोकांड्रिया को एक साइकिल चलाना है, क्रेब्स साइकिल, जिससे कि उसे हमेशा एनर्जी की जरूरत है। ये बड़ा जीव होता है, इसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, ये केवल जीव द्रव्य से काम चला लेता है। बेसिक अंतर हम यही जानते हैं कि भाई आपसे सीधा पूछेगा तो प्रोकैरियोटिक छोटे होते हैं, अविकसित होते हैं, ये बहुत प्रारंभिक प्राइमरी स्टेज होता है कोशिका का। इसके अंदर जो श्वसन होता है वो जीव द्रव्य से होता है, और इसके अंदर श्वसन माइटोकांड्रिया से। बाकी अपना सेल्फ दिमाग लगाइए, दोनों को एनर्जी चाहिए तो माइटोकांड्रिया, दोनों को प्रोटीन चाहिए राइबोसोम, दोनों को आपस में लड़ने से बचाना है तो जीव द्रव्य, दोनों के बाहर झिल्ली होनी चाहिए तो पतली झिल्ली कोशिका झिल्ली, मोटी झिल्ली कोशिका भित्ति हो गई, हो गया काम खत्म, सेल की कैटेगरी हो गया। सब समझ में आ गया आप लोग को? हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका कोशिका वाला चीज। समझ में आ गया आप लोग को? एक गणेश सिंपी जी हैं, इसमें पता नहीं क्या है, 250 जगह एक के कमेंट कर दिए हैं, सर मेरा पेमेंट फंस गया वापस कर दो। अभी मेरे पास भी नहीं आया हुआ, पेमेंट गेटवे के पास फंसा होगा। हद है भाई, आप लोग एक चीज़ को 200 बार आप लोग बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ाई की चीज़ पूछ रहे हैं। फंस अगर मेरी ओर नहीं आएगा तो हम उधर वापस वो पेमेंट गेटवे कर देगा। फंसता है तो 24 घंटा का टाइम लगता है, आप क्लासवा के बीच में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप पेमेंट फंस गया तो आप ऑनलाइन क्लास कैसे कर रहे हैं? कुछ कुछ होता है ऐसा ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट होता है ऐसा। भाई पेमेंट फंस गया तो क्लास कैसे कर रहे होंगे? दूसरे बैच का फंसा होगा तो मानते हैं उसको, वो आपको सेटल कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। अब जो आता है आपका ना वो डीएनए आता है, देखिए ध्यान से, एक आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसमें दो चीजें आती हैं, एक डीएनए आता है, एक आरएनए आता है। आरएनए, आरएनए भी 3 टाइप के होंगे, डी एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए हो जाएंगे, और डीएनए भी होता है यहाँ पे। ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं सब। अब इन्हें न्यूक्लिक एसिड क्यों कहा जाता है? देखिए ध्यान से, हमारी सेल के अंदर माइटोकांड्रिया का काम अलग था, अब आप पता होगा लाइसोसोम का काम अलग है, गोल्जी बॉडी का काम अलग है, ईआर का काम अलग है, सबका काम क्या अलग है। इसी में एक न्यूक्लियस था, क्या पाया था? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड होता है उसी एसिड को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उस न्यूक्लिक एसिड की दो कैटेगरी होती है, एक होता है डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था ना, लड़का कंफ्यूज हो गया था, कहा था कि जो जेनेटिक गुण होता है, जो अनुवांशिक बाप का गुण बेटे में ले जाता है, तो सबको पता है डीएनए ले जाता है, डीएनए ले जाता है, लेकिन ऑप्शन में ही डीएनए नहीं था, तो लड़का सोचा आरएनए मारेंगे, ऑप्शन में भी आरएनए नहीं था, तो फिर क्या मारेगा वहां पर? ऑप्शन में क्या था? देखिए, ऑप्शन में था आपका एसिड, बेस, न्यूट्रल और आपका अल्कली। अल्कली, तो इसमें क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो डीएनए और आरएनए है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है। देखिए, बॉटनी जूलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर होता है सेल, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। अब ये से डीएनए वगैरह इसकी खोज कौन किया? तो आप कहेंगे वाटसन एंड क्रिक, मार के चलाएंगे, गलत हो जाएगा। वाटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था, खोज नहीं किए थे। इसके खोज इसको पहली बार देखा था कार्ल्सबर्ग ने। कार्ल्सबर्ग इसको फर्स्ट अवलोकन करने वाला व्यक्ति था, वो उसका खोज नहीं किया था। खोजकर्ता और अवलोकन में अंतर होता है। इसको पहली बार किसने देखा? कार्ल्सबर्ग। वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? मॉडल दिया था। डीएनए कहाँ पाया जाता है?
तो न्यूक्लियस में, यहीं फंस जाएंगे। क्वेश्चन आजकल थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। ये डीएनए दो जगह पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। याद रखेंगे, डीएनए जो होता है वो गुणों को आगे ले जाता है, बाप का गुण बेटे में ले जाता है। अब आप गुण से ये मत सोचिएगा कि बाप अगर जीएस का मास्टर है तो बेटो जीएस का मास्टर। ये बाप का गुण नहीं है, ये उसके दिमाग का गुण है। बाप का गुण ये है कि बाप के पास 2 पैर है, 2 हाथ है, ये चीजें होती हैं। अब आप उसकी एक्वायर्ड चीजों को मत देखिएगा। बायोलॉजी उसे गुण कहता है जिसे आपको खानदानी मिला है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं किया। आपको 2 हाथ का मेहनत करके मिला है, 2 आंख मेहनत करके मिला है, सर पे बाल मेहनत करके मिला है, नहीं, आपकी नौकरी मेहनत करने की मिली है। तो ये थोड़ी कहेंगे कि आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं तो आपका डीएनए क्या करेगा, अगले बच्चों को रेलवे में नौकरी दिला देगा। नहीं, डीएनए जो होता है ना वो केवल किसी नेचुरल क्वालिटीज को आगे ले जाता है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है मेनली, लेकिन क्वेश्चन में पूछेगा तो 2 जगह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। पहली बार इसे देखा था कार्लसबर्ग ने, देख के इग्नोर कर दिया। बाद में इसका मॉडल बनाया वाटसन एंड क्रिक। इसके मॉडल जो थे डबल हेलिक्स इस शेप के होते हैं सब यहाँ पर। तो ये कुछ ऊपर ऊपर की जानकारी हो गई डीएनए की। अब कुछ अन्य जानकारियों में समझिए डीएनए के। डीएनए में जो होता है ना फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? फास्फोरस। डीएनए में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? याद रखेंगे कौन सा एलिमेंट? फास्फोरस पाया जाता है। हमेशा इसको हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन याद सके। डीएनए में जो बॉन्ड होता है, डीएनए जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बना होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड होता है। हमारी कोशिकाओं में तो बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं रहती है। डीएनए में कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। तब तो कौन सा? फास्फोरस। अब यहाँ हम थोड़ा थोड़ा लिखते चलते हैं। यहाँ पर डीएनए 2 जगह पर, पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। पहली खोज कार्लसबर्ग, मतलब पहली बार देखा था, अवलोकन मतलब फर्स्ट सीन किया था। मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। यहाँ पर इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? तब तो कौन सा होता है? फास्फोरस। एलिमेंट में पूछेगा फास्फोरस। देखिए इसके 3 खंड होते हैं, ATGC। इसके 4 पार्ट होंगे। देखिए एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए में कितने मेनली बेस होते हैं? ये इस चीज को हम लोग बेस बोलते हैं। इसे बेस बोलते हैं, आगे समझाएंगे, पहले आप रफली समझिए इसको। इसे क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। हाइड्रोजन में, इसमें डीएनए में कौन कौन बेस हो गए? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। अभी ये नॉर्मली बता रहे हैं, अभी इसके अंदर डिटेल से बताएंगे। और ये हो गया आपका RNA। देखिए जो रेलवे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा, तो एलिमेंट में डालेंगे आप लोग फास्फोरस। इसके अंदर जो बेस होता है, ये बेस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, इसका टेक्निकल नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस नाम है। लड़का गलती कहाँ करता है? कहेगा कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फटाक से मार देगा नाइट्रोजन। भाई ये नाइट्रोजन नहीं है, इसका नाम है नाइट्रोजन बेस। नाम क्या है? नाइट्रोजन बेस। एलिमेंट कौन सा पाया जाएगा? फास्फोरस में। फटाफट बोलेंगे। पहला जो डीएनए का अवलोकन था, पहला जो सीन किया था, किसने किया था भाई? पहला अवलोकन किसने किया? कार्लसबर्ग ने। डिजाइन दिया वाटसन एंड क्रिक। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा तत्व? फास्फोरस। कौन सा बेस? नाइट्रोजन बेस। तत्व कहेगा तो फास्फोरस। एलिमेंट में फास्फोरस, बेस में नाइट्रोजन बेस। कितने तरह के होते हैं? 4। ATGC। ATGC पहला AT ऐसे लिख दीजिए, ATGC शॉर्टकट समझिए, क्योंकि अभी टारगेट बैच है, इसमें पूरा डिटेल से बताएंगे तो फिर अगला साल आपका कोर्स खत्म होगा। तो ये ATGC, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ATGC डबल ट्रिपल। ए से एडेनिन, 10 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, T से थाइमीन। एडेनिन थाइमीन, एडेनिन थाइमीन। एडेनिन किससे जुड़ा होता है? थाइमीन से। एडेनिन थाइमीन, एडेनिन थाइमीन। और इधर जो ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, उसमें आप पढ़ेंगे। एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन। याद रखने का सिंपल तरीका ATGC। कैसे याद रखेंगे? ATGC। दोबारा 4 बार बोलेंगे। अगर रफ कॉपी है तो उसमें फटाफट कैसे कैसे रफ में कैसे लिखिएगा? रिवाइज करने के लिए इतना टाइम थोड़ी है, सीधा मारेंगे डीएनए। चलिए भैया डीएनए कहाँ कहाँ मिलेगा? तो पहला ये मिल जाएगा आपका न्यूक्लियस में, दूसरा मिल जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ये 2 जगह मिल गया। पहला अवलोकन किसने किया? कार्लसबर्ग ने किया। वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया? डिजाइन दिया। वाटसन एंड क्रिक ने इसे डिजाइन दे दिया। इतना काम खत्म हो गया। अब और क्या चीज़ हो सकता है? इसमें एलिमेंट कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है। बेस कौन सा होता है भैया? बेस तो बेस होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस में कितने चीजें? 4। ATGC।
इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड किस चीज के बने होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें हमेशा फंसिएगा, कहेगा बॉन्ड किसके? तो हाइड्रोजन। बेस किसके? नाइट्रोजन। एलिमेंट कौन सा? फास्फोरस। एडेनिन किससे जुड़ गया? थाइमीन से। ग्वानिन किससे जुड़ गया? साइटोसिन से। एडेनिन थाइमीन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाए। अब इसको ध्यान से समझिए। इतना हो गया? देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका क्या चीज है? थाइमीन है। ये थाइमीन है, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, थाइमीन है। थाइमीन को अगर हम काट देते हैं, इस थाइमीन को काट देते हैं यहाँ पे, और थाइमीन की जगह पे हम क्या लगा दें? यूरेसिल, तो वो बन जाएगा आरएनए। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। यहीं से मेन क्वेश्चन बनते हैं। इतना ही याद रखेंगे, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जब फाउंडेशन में पढ़ेंगे ना, तो डिटेल से इसका एकदम स्ट्रक्चर बताएंगे। प्यूरिन क्या होता है, पायरिडीन क्या होता है। क्योंकि अगर आप डिटेल के चक्कर में जाएंगे ना, तो फिर आप दिसंबर वाले डेट को क्रॉस कर जाएंगे। एकदम इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा। डीएनए में तत्व यानी कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? फास्फोरस। कौन सा बेस पाया जाएगा? नाइट्रोजन बेस। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस में कितनी चीजें? 4। कौन कौन? एटीजीसी, एटीजीसी, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। गलती से आपने थाइमीन को काट दिया और थाइमीन के जगह पे क्या लगा दिए? यूरेसिल लगा दिए, तो वो बन जाता है आरएनए। क्या बन गया? आरएनए। इसका मतलब डीएनए से आरएनए बनाने में कुछ दिक्कत नहीं होता है। डीएनए में जो स्पेशल चीज होता है थाइमीन, बस उसके जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल। ये 50 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी ना किसी एग्जाम में घुमा फिरा के, कि आरएनए में कौन सा बेस पाया जाता है। तो देखिए ये चारों चीजें तो नाइट्रोजन बेस का ही हिस्सा है, नाइट्रोजन बेस का। लेकिन आरएनए में क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। आरएनए में यूरेसिल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आरएनए में यूरेसिल। आप डीएनए में, तो आप कहेंगे सर डीएनए में एटीजीसी। नहीं, डीएनए में भी सिंपल पूछता है, डीएनए में थाइमीन। मेन चीज है थाइमीन, वही तो एक चेंज कर रहा है। हालांकि पाया तो सब जाता है। बताइए, तो हम मिटा देते हैं क्वेश्चन फटाफट, एक एक सेकंड में। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया? पहला अवलोकन, पहला अवलोकन। अवलोकन मतलब समझते हैं? देखना। डीएनए का मॉडल किसने दिया? डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? 2 जगह पाया जाता है। डीएनए में कौन सा तत्व, कौन सा बॉन्ड, कौन सा बेस? चलिए यहां देखिए ध्यान से, बता देंगे। पहला अवलोकन कार्लसबर्ग, मॉडल वाटसन एंड क्रिक। कहाँ कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तत्व फास्फोरस, बॉन्ड हाइड्रोजन, बेस नाइट्रोजन बेस। ठीक है। देखिए अगर आपको डीएनए से क्या बनाना है, सॉरी यहाँ देखिए आगे इसका टेक्निकल टर्म। डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें यूरेसिल होना चाहिए, तभी हो जाके क्या बन जाएगा? आरएनए। अगर आरएनए बन गया है तो यूरेसिल हटा के क्या बना दीजिए? थाइमीन जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? डीएनए। बेस जो होता है, बेस किसका होता है? नाइट्रोजन का। शॉर्टकट बताइए, ATGC डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। कल सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे में क्लास नहीं होगा, लेकिन अगले महीने से
अक्टूबर से सैटरडे संडे भी टारगेट बैच में छुट्टी नहीं दी जाएगी। ये जितने चीज़ें आपको कोशिका के बारे में बताए हैं इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अब आगे के क्लास में हम बताएंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फिर रिप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, इसमें डीएनए आरएनए के बारे में, फिर आरएनए का डिटेल से बताएंगे। अभी तो केवल डीएनए का बताए हैं और उसे आरएनए से रिलेट किए हैं। अभी आप समझ में, आपको लग रहा होगा आरएनए कंप्लीट हो गया, नहीं कंप्लीट हुआ। अभी आरएनए में टाइम है, एमआरएनए, आरआरएनए, ये सब चीज़ों में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब